पेश है आज की कहानी वादा जो तुम कर गए थे। अपने आंसुओं के मझधार को अपनी उंगलियों के मिलन से रोकते हुए निशा ने तेजी से अपने कमरे का दरवाजा खोला। क्या कर रही थी? इतनी देर से दरवाजा पीट रही हूं। निशा की मां ने बड़बड़ाते हुए शब्दों में बोला और फिर अपने हाथों से सहेजे हुए कपड़ों से भरे थैले को बिस्तर पर तेजी से फैला दिया। व्यस्तता से मिले लम्हों में अपने एक झटके से माथे से पसीने को पहुंचते हुए उसकी मां फिर से बोली, आज शाम को यही पहनना है जब लड़के वाले आएंगे देखने। निशा ने भी बिना ना निकरे किए हुए माँ की हाँ में हाँ मिला दिया था। आखिर इसके अलावा उसके पास अब बचा ही क्या था? किसके हक के लिए लड़ती? किस मुंह से कहती कि ये गुलाबी रंग जो कभी बहुत इठलाते हुए अपने जिस्म पर सजाया करती थी वो आज उसे चुभते हैं माँ। अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए जो कुछ हद तक बेकाबू हो चले थे, उसने बिस्तर से वो कपड़े उठाए और अलमारी खोलकर उसमें रख दिए थे। माँ भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गई थी और भैया से शाम की लिस्ट बनवाने लगी। इधर निशा घर की धमा चौकड़ी से दूर नवीन की दिखाए गए ख्वाबों की दुनिया के आलम में खुद को एक बार फिर से डुबो चुकी थी। कॉलेज लाइब्रेरी में जब वो पहली बार मिले थे, जिस बुक पर निशा ने अपना हाथ रखा था, अचानक उसे एहसास हुआ था किसी अजनबी की उंगलियों के स्पर्श का जो उसके हथेलियों से झगड़ रहे थे। शायद तभी पीछे से आवाज ने निशा को थोड़ा सा डरा के रख दिया था। माफ कीजिएगा, ये बुक मैंने ही यहाँ रखी थी अभी कुछ देर पहले, ये मुझे दे दीजिए। माफ कीजिएगा? निशा ने पलटते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी करते हुए उसे घूरा और अपने कंधे से सरकता कॉटन का दुपट्टा संभालते हुए आगे बढ़ी। नवीन ने शायद थोड़ा डरते हुए लेकिन अपने कदम कुछ पीछे कर लिए थे। नवीन को प्रत्युत्तर देते हुए निशा ने कहना शुरू किया, माफ कीजिएगा, यहाँ ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि बुक अलग रख देने से बुक आपकी नाम इशू हो जाएगी। नवीन उन भूरी आंखें लेकिन गहरी आंखें और तराशे हुए सुर्ख अधरों की गहराइयों से ऊब कर निशा को जवाब देना चाहता था, पर अफसोस उन झील सी आंखों ने नवीन को आज तो बुक बधिर ही कर डाला था। निशा ने जल्दी से वो बुक उठाई जो कुछ देर पहले तक दो लोगों के बीच बंटवारे का मुद्दा थी और काउंटर की तरफ बढ़ चली। और बेचारा नवीन बस उसे निहारते हुए उसके बढ़ते कदमों को एक ही जवाब दे पाया था, सॉरी। वो तकरार थी पहली मुलाकात की और फिर वो पहली मुलाकात से शुरू हुआ सफ़र, क्लासरूम से होता हुआ दोस्ती से मिलता जुलता कब जज्बात के गिरोह में कसकर जकड़ गया, इस बात का ना पता चला नवीन को और ना ही निशा को। सुबह आज भी मुझे निशा को बिना किसी अलार्म के उठा देती है, बस एक ख्याल से कि आज भी शायद उस आम के पेड़ की ठंडी छांव तले नवीन बड़ी तसल्ली के साथ उसका इंतजार कर रहा होगा और भागते हुए कदमों से आते ही निशा उसे देर से आने की सफाई देने लगेगी और फिर धीरे से वो निशा के पास आएगा और उसकी आंखों में बिना कोई सवाल किए बोलेगा, तुमसे मिलने के लिए किया गया लंबा इंतजार भी मुझे बहुत सुकून देता है निशा। तुम्हें पाना ही नहीं, तुम्हें जीना है मुझे। तुम्हारी याद, तुम्हारा इंतजार मुझे कभी बेचैन नहीं कर सकता बगली। तुम प्यार हो मेरा, तुमसे शिकायत कर ही नहीं सकता मैं। खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा जो है, तुमको देख भर लेना काफी है। हर रोज जीने के लिए बस ये हक कभी मत छीनना मुझसे। कहते कहते नवीन की आंखें शायद बाहर आई थी और वो उसे बहुत चालाकी से मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश भी कर रहा था, पर निशा ने सब समझ लिया था अब, लेकिन उसने नवीन को यह बिल्कुल पता नहीं चलने दिया था। वक्त मुट्ठी में समेट रेत की तरह निशा के नाजुक हाथों से सरकने लगा था। कॉलेज खत्म होने को आ गए थे। अब किताब पेपर की जगह जॉब की टेंशन ने ले ली थी। नवीन और निशा ने भी अब यही तय किया था कि जल्दी से नौकरी करके दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात भी करेंगे। वो शाम थी कुछ उदास सी। निशा को जब कैफे में कॉफी की एक चुस्की खत्म करते हुए नवीन ने निशा को अपनी जॉब दिल्ली में लगने की बात पूरी की थी। हमेशा खिलखिलाती कली सी लगने वाली निशा के होंठ अचानक से नवीन के शब्दों से खामोश हो गए थे। खुद को संभालते हुए निशा ने सवाल से शुरुआत की थी, इतनी दूर? नवीन ने थोड़ी बेफिक्री के साथ उसके सवाल का जवाब देते हुए कॉफी का कप साइड में रखकर बोला, दूर कहाँ है निशो? और इस छोटे से शहर में इतनी अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी? और फिर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, हम दोनों को यहाँ पे रह के? हमारे तो सपने भी पूरे नहीं होंगे। और मुझे शादी की बात भी तो करनी है ना तुम्हारे घर वालों से। निशा को आज नवीन की बातें बिल्कुल ना जच रही थी। नवीन की आंखों में आज उसे वो प्यार और वो साथ नहीं बल्कि उसके सपने नजर आ रहे थे और शायद
उसे नवीन से दूर कर ले जाने के लिए थे वो, और शायद नवीन को चाहकर भी रोक पाने की हिम्मत ना जुटा पा रही थी। निशा कहना चाहती थी कि मत जाओ ना प्लीज, तुम्हारे बिना इस शहर में मैं कैसे रहूंगी। मेरी तो मुस्कुराहटें भी हंसने के लिए तुम्हारी मौजूदगी मांगने लगी हैं, किसे समझाऊंगी मैं। और वो सबब अब बहुत दूर जा रहा था उससे। खैर, निशा की बड़ी बड़ी आंखें भर आई थी, पर आज नवीन को रोक ना पाई थी। जिनमें डूबना नवीन की सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिससे कभी दूर न जाने की उसने कसम खाई थी। नवीन जा चुका था, निशा अकेली थी। अब उसकी यादों में खोई नवीन को ढूंढने लगी थी। वो उन गलियों, उन ठिकानों पर जहां वो अक्सर मिला करते थे। सच है, उन जगहों, उन गलियों की कीमत हमें तब बेहतर समझ आती है जब उससे जुड़ा शख्स हमारे पास नहीं होता, केवल हम होते हैं। उन गलियों में गुजरने के लिए, उसमें अपनी बिछड़ी यादें टटोलने के लिए। कभी कभी निशा के इंतजार में खुशी मना लिया करता था, या कभी कभी उन चंद मिनट वाले वीडियो चैट पर, और कभी कभी घंटों कॉल पर फुर्सत के लम्हों में भी। पर ये फुर्सत से निकाले लम्हे कब व्यस्त हो चले थे नवीन के लिए, शायद नवीन को यह एहसास भी नहीं हुआ था। पर यह एहसास निशा के लिए बहुत असहनीय होने लगे थे। उधर नवीन अपनी तरक्की के लिए भीड़ में निशा को वक्त देना भूलता जा रहा था, और इधर निशा घुटने लगी थी। माँ के उन सवालों से थकने लगी थी जो वो हर बात दर बात यूं ही उस पर थोप दिया करती थी। शादी के लिए कुछ सोचा है? अब नहीं तो कब करेगी? और निशा खिंचते हुए माँ को नाकाम सा जवाब देते हुए अपने कमरे की तरफ चल देती। पर यह सिलसिला भी कब तक चलता, कभी ना कभी तो खत्म होना ही था ना। और आज वो दिन भी आ गया था। माँ ने बिना निशा से पूछे उसकी फोटो लड़के वालों को भेज दी थी, और निशा बिना किसी ना किसी नुकुर के उन लोगों को पसंद भी आ गई थी। और आज लड़के वालों ने निशा को देखने आने की बात भी की थी। उसी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। माँ ने कपड़े भी तय कर दिए थे, पर इस बार उसकी राय नहीं मांगी थी, बस फरमान सुनाया था। कमरे में बंद निशा अब भी नवीन को कॉल करने की नाकाम कोशिशें किए जा रही थी, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था अब तक। थक कर निशा बिस्तर पर तकिए को पकड़ते हुए रो पड़ी थी। तभी मोबाइल में एक रिंगटोन बजी थी, शायद मैसेज था किसी का। निशा तुरंत दौड़ी और फोन को चेक किया, जैसे कि उसे उम्मीद थी मैसेज नवीन का ही था। सॉरी, कॉल अटेंड नहीं कर सकता, ज़रूरी मीटिंग में हूँ, आज भी बात नहीं कर पाऊंगा शायद। तुम सो जाना, रात में मेरा इंतज़ार मत करना, बाय। निशा ने नाउम्मीदी में धीरे से फ़ोन को रख दिया और छलकते हुए आंसू के एक कतरे को धीरे से पहुंचा और खुद को हौसला देते हुए उठी। अब थक चुकी थी वो शायद, घर वालों का जवाब देते देते अभी तक वो सिंगल क्यों है। पर अब नहीं, माँ की आंखों में देखी है उसने वो उदासी जो सबके किए गए सवालों से छाया करती है। लेकिन अब बस, अब और नहीं, बहुत कर लिया नवीन का इंतज़ार, बहुत कर ली कोशिश उसे ये समझने की कि मेरे पास नहीं है वक्त अब उसके सपने की पूरा होने तक रुकने की। नहीं है अब हिम्मत अपने अपनों को खुद के लिए टूटते देखने की। बहुत जी लिया तुम्हारे हिस्से की बेचैनी, अब बस अपने माँ बाप के कर्ज को चुकाना है, उनकी खुशी के लिए जीना है, और जहाँ वो ठीक समझेंगे वहीं ज़िंदगी बिता लूँगी। बिना कोई सवाल के सोचते सोचते निशा के दुपट्टे का कोना शायद भीग गया था, पर अब शायद वो भी अब थक चुकी थी और आगे बढ़ना चाहती थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। इस बार मैसेज नहीं, शायद कॉल थी किसी की। निशा ने फ़ोन को हाथ में उठाया ही था कि स्क्रीन पर चमकते हुए नवीन के नाम से वो सिर उठी। अब क्यों? निशा ने खुद से नहीं, शायद नवीन से सवाल किया था और फ़ोन काट दिया। शायद पहली बार उसने नवीन का फ़ोन काटा था, गुस्सा था या समझौता, जो भी वो रहा हो। तभी अचानक से आई माँ की आवाज़ से उसने फ़ोन ऑफ करके ड्रॉर में डाल दिया था और तेज़ कदमों से माँ की तरफ बढ़ी। माँ ने बोलना शुरू किया, निशा, जल्दी से कपड़े पहन के तैयार हो जा, लड़के वालों का फ़ोन आया था, अभी रास्ते में ही है, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और भैया को भी मिठाई का डब्बा ढूंढ कर लाने को सचती हुई माँ किचन की तरफ बढ़ गई। निशा भी धीमे और थके कदमों से अपने कमरों की तरफ बढ़ गई। बिना किसी उमंग के अपने मन और तन पर इंद्रधनुष रंग चूड़ियां बिंदी और माँ की पसंद की लाई हुई गुलाबी साड़ी को खुद पर सजा लिया था उसने। वो आज इस कपड़े में बिल्कुल चांदनी की श्रीदेवी लग रही थी। श्रीदेवी, यही तो वो कहा करता था नवीन उसे। सोचते हुए वो रुक सी गई थी शायद। तभी अचानक गली में बजते कार के हॉर्न ने उसे वर्तमान के धरातल पर फिर से लाकर पटक दिया था। माँ तेजी से भागते कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुई और बोली, निशा, जल्दी कर, लड़के वाले दरवाजे पर आ गए हैं, जल्दी से तैयार होकर किचन में आ मेरे साथ। कहते हुए माँ फिर वापस लड़के वालों के स्वागत के लिए चल पड़ी थी। निशा ने पल्लू संभालते हुए खुद को शीशे में निहारा।
खूबसूरत तो वो आज भी लग रही थी, पर आज खुद पर इतराना उसे रास नहीं आ रहा था। पर शायद अफसोस ज़रूर था इस खूबसूरती का कि शायद ये सुंदरता ना होती तो नवीन को भाती ही नहीं, ना लड़के वालों को पहली नज़र में पसंद आती। खैर, अपने तसव्वुर को अपनी जुल्फों से बिखरते हुए वो किचन की तरफ बढ़ चली। लड़के वाले घर के ड्राइंग रूम में बैठ चुके थे। पापा और भाई दोनों उनके आप भगत में जुट चुके थे। माँ ने भी जल्दी जल्दी हाथ बटाने की चेतावनी दी थी। औपचारिकता भरी बातें करते हुए तकरीबन 1 घंटे बीत चुके थे। माहौल में हंसी ठिठोली गूंज रही थी और इधर निशा के अंतर मन में बहुत से सवाल, बहुत से उलझनों ने अपने अपने हिस्से के बसेरे बनाने शुरू भी कर दिए थे। निशा, निशा! दूर से आती आवाज अब पास आ चुकी थी। निशा के पापा आ चुके थे। बड़ी खुशी और थोड़ा सा डर जो हर बाप के चेहरे पर अनायास ही आ जाता है। निशा को बाहर ले आओ, वो लोग बुला रहे हैं, कहकर पापा चले गए थे। माँ ने भी जल्दी जल्दी चाय के कप में चाय भरनी शुरू की। बिस्कुट, नमकीन, मिठाइयाँ, हलवा आदि सामग्री के साथ ट्रे को सजाकर निशा के हाथों में थमा दिया। शायद डर से उसके नाजुक हाथ कांप रहे थे, उस अनजान रिश्ते से जुड़ने के लिए जिसे वो जानती तक नहीं थी। माँ ने धीरे से सर पर हाथ फेरा, बोली, आराम से चल, डर मत, बहुत अच्छे लोग हैं। नाश्ते से भरी प्लेट और साड़ी से लदी खुद के कृत्रिम बोझ को संभालते हुए निशा ड्राइंग रूम में पहुंची और सर झुकाए हुए ही टेबल पर रखकर सबसे नमस्ते किया। और उनमें से किसी ने आवाज दी थी, बैठो बेटा। निशा धीरे से सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके पैर डर से कांप रहे थे। सामने बैठे सभी लोग उसे ऐसे घूरे जा रहे थे मानो वो म्यूजियम में रखी कोई देखने योग्य वस्तु हो, और उसके घर वाले उसकी तारीफों के फूल बांध रहे थे। तभी पापा ने बोला, तुम भी कुछ लो नवीन बेटा। नवीन? ये नाम सुनते ही निशा थम सी गई थी, और कुछ देर पहले तक उसकी जो नज़र शर्म और डर से नीचे गड़ी जा रही थी, उसे सवालों के जवाब ढूंढने के एवज में उसने बहुत तेजी से उसे ऊपर उठाया। और सामने जो उसने पाया वो उसकी उम्मीद और दुआ से बिल्कुल परे था। सामने नवीन था, वही नवीन जो उसका पहला प्यार था, जिसे भूल जाने के लिए उसने अभी कुछ देर पहले ही कसम खाई थी। पर वो यहाँ कैसे? ऐसे ही बहुत से सवालों से वो घिरती, उससे पहले ही नवीन के पापा बोल उठे, भाई, हमें तो अपने बेटे की पसंद बहुत पसंद आई। अब आप लोगों को मेरा बेटा पसंद आया नहीं आया ये आप ही तय कीजिए। निशा अपने सवालों में खोई ही थी कि माँ ने निशा के कंधे पर हाथ फिराते हुए कहा, क्यों निशा, तुम्हें तो हमारा नवीन पसंद है ना? हंसते हुए माँ ने बात आगे बताई कि कैसे नवीन ने रिश्ते के लिए फ़ोन करवाया अपने घर वालों से, कैसे हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि तुम्हें कुछ भी ना बताया जाए और यहाँ तक कि तुम्हारा फ़ोन भी ना उठाया जाए। ये सब सुनकर निशा हैरान थी। तो इतने दिनों से ये बेचैनी और मेरा ये इंतज़ार जानबूझकर करवाया गया था। निशा ने गुस्से में नवीन की तरफ देखा पर चुप रही। फिर नवीन के पापा के कहने पर उन दोनों को अकेला छोड़ दिया गया था। कमरे में अब बस निशा और नवीन थे। निशा कुछ कहती उसके पहले ही नवीन अपने घुटनों पर बैठकर निशा से सॉरी बोलने लगा। मुझे माफ़ कर दो निशो, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहता था, बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। और तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई उसके लिए दिल से सॉरी। इन वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, पक्का। नवीन उसके आगे कुछ और कहता कि उससे पहले ही नवीन के हाथों पर निशा के बेशकीमती आंसू के मोती बहने लगे। नवीन ने निशा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, तुमसे किया हुआ वादा पूरा करने के लिए तुमसे दूर जाना ज़रूरी था निशो, वरना आज यहाँ मैं किस मुंह से आता। नवीन अपनी बातें बोल ही रहा था कि निशा ने नवीन को जोर से गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। दोबारा ऐसा मजाक मत करना नवीन, वरना जी नहीं पाऊंगी। कहते हुए दोनों ने एक दूसरे को इंतजार और प्यार नुमा अश्क रूपी अमृत बिखराया, और इसी के साथ कमरे में दोनों की हंसी और प्यार की लहर गूंज उठी। कहानी समाप्त।